Anuradha ji. Hi, Manvi. Welcome to Love Heals Cancer and Zanonco.io. This is a cancer healing journey talk where we invite speakers who have gone through cancer, maybe as a patient, caregiver, or as a survivor, and they inspire others who are going through a similar journey. This not only helps them with the treatment, but also motivates and inspires them when they listen to others' journeys. So thank you, Anuradha ji, for giving out your time for this. It's an honor to have you with us. So सबसे पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए एंड फिर आपकी कैंसर की जर्नी कैसे शुरू हुई इसके बारे में बताइए। ओके, मैं को 2008 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो एक फाइन मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप आई हैड सम ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन माय गाउन, तो आई गॉट वरीड। फिर मैं जाके डॉक्टर को दिखाया, गायनी को। देन शी रेफर्ड मी फॉर एफएनएसी एंड मैमोग्राफी, बोथ मैमोसोनो। तो फिर उसकी जब रिपोर्ट आई एफएनएसी की, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर सेल्स ऐसे थे कि जो कि मैलिग्नेंसी का इशारा कर रहे थे। देन फिर उसके बाद में मेरे को बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया और मुझे लगा कि ये क्या निकल आया, और ये मेरे बर्थडे के दिन ही डायग्नोज हुआ था कि मेरे को मैलिग्नेंसी आई है, ऐसा करके। तो थोड़ा सा पहली बार जब आप सुनते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा निराश इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने अपनी चाची को इस जर्नी में देखा था। तो आई न्यू कि इस बीमारी से अब बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं और पूरी तरीके से हम निकल पाते हैं, तो कोई डरने वाली बात ऐसी होती नहीं है। और मेरी चाची जी का जिन्होंने इलाज किया था वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो हम लोग, मेरा जैसे ही डायग्नोज हुआ, हम लोग पहले दिल्ली चले गए। फिर सर गंगा राम हॉस्पिटल में उन डॉक्टर से जाके मिले, उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस लिखे और बाय चांस वो नेक्स्ट डे से ही कहीं 5 डेज के लिए बाहर जा रहे थे। तो फिर वी थॉट कि हम इन्वेस्टिगेशंस और दूसरी जगह भी हमने चेक कराए, बट फिर फाइनली ये हुआ कि मुझे ऑपरेट कराना ही पड़ेगा और मुझे मेस्टेक्टोमी के लिए जाना पड़ेगा शायद। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम इंदौर ही चलते हैं वापस, और अपने घर में रह के जो भी अपना कंफर्ट लेवल रहता है बहुत डिफरेंट रहता है एक दूसरी जगह जाके कराने से। तो फिर हम वापस आ गए थे। फिर 22 नवंबर को मेरी सर्जरी हुई, तो मेरा पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया गया। और ये डायग्नोज हुआ उसके पहले जनरली मुझे ऐसा होता था कि जब मेरे पीरियड्स आने वाले होते थे तो मेरा ब्रेस्ट हैवी हो जाता था और फिर ठीक हो जाता था। तो आई थॉट कि ये हार्मोनल चेंजेस हैं, मे बी प्रीमेनोपॉजल चेंज हैं या ऐसे। तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया। और पहले मैंने एक बार जुलाई में अपनी गायनी को दिखाया था, तो उन्होंने तब भी मुझे एडवाइस की थी कि आप एक मैमोग्राफी करा लें। 42 ईयर्स की एज है तो एक बेस लाइन रहे अपने पास। तो आई थॉट कि अरे यार, डॉक्टर्स सब कोई ऐसे इन्वेस्टिगेशंस बोल देते हैं, अभी मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, एकदम हेल एंड हार्टी हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। तो मैंने वो इग्नोर कर दिया। तो आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक आई मेड कि मुझे जुलाई में ही मैमोग्राफी करा लेनी थी, तो शायद मेरा कैंसर इतने एडवांस स्टेज में नहीं जाता। क्योंकि जब मेरी मेस्टेक्टोमी हुई और उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो मेरे को स्टेज 3B का कैंसर था ऐसा। फिर उसके लिए मेरा ट्रीटमेंट चला, मेरे को 6 साइकिल्स ऑफ कीमो दी गई, उसके बाद मेरे को 5 वीक्स का रेडिएशन दिया गया, और उसके बाद मैं हार्मोन थेरेपी पे थी 10 इयर्स तक के लिए ऐसा। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि जब मेरी सर्जरी हुई और उसके बाद जब मेरी कीमो थी, डेफिनेटली आप कोई भी पेशेंट रहता है कैंसर, पहले तो आप कैंसर सुन के ही डर जाते हो, चलिए उसमें फिर भी हिम्मत रखी। फिर कीमो के लिए हमारे यहाँ लोग इतनी सारी चीजें एडवाइस करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो एक फोबिया सा क्रिएट कर देते हैं एक्चुअली ना, तो उससे बहुत डर लगता है। तो जब मेरी कीमो हुई तब मेरे लिए शायद भगवान ने एक एंजल भेजी, जिनका नाम था डॉक्टर अनुपमा नेगी, जो कि संगिनी की मदर थी, उन्होंने स्टार्ट किया था। शी ऑल्सो वॉज अ कैंसर फाइटर, मतलब उस समय फाइट कर रही थी, एंड शी वॉज पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया। तो उन्होंने एक ये संगिनी नाम का एनजीओ स्टार्ट किया था, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए एक ग्रुप बनाया उन्होंने, ताकि सब एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर कर सके, ओपनली आप बात कर सकें इस तरीके से।
तो मेरी जब फर्स्ट कीमो थी, तो मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने मुझे काउंसल किया और फिर उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि आज इन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है, तो भगवान मेरा जब इलाज खत्म हो जाएगा, मुझे भी इतनी शक्ति देना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ और इस तरीके से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर सकूँ। फिर उनके काउंसल करा, फिर उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी के दौरान ही संगीनी का एक एनुअल प्रोग्राम होता है, उसमें मैं गई। वहाँ जाके मैंने देखा बहुत पॉजिटिविटी मिली मुझे और तब से ही मैं डॉक्टर अनुपमा नेगी से जुड़ गई थी। अभी प्रेज़ेंटली मैं इस संगीनी ग्रुप की कोऑर्डिनेटर हूँ, क्योंकि डॉक्टर अनुपमा नेगी की 2011 में शी पास्ड अवे आफ्टर 3 टाइम्स फाइटिंग विद कैंसर। तो उसके बाद से इस ग्रुप की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और तब से मैं संगीनी का काम संभाल रही हूँ। तो इस दौरान मैंने यही देखा कि बहुत सारी सफ़रिंग होती है और हम चाहते हैं ऐसा कि जिस दिन डायग्नोज़ हुआ पेशेंट का कैंसर, उसी दिन से हम उसके साथ हों। एक्चुअली उस दिन ही आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको आपके फैमिली मेंबर्स को एकदम शॉकिंग लगता है। हालाँकि ये है कि अब आजकल कैंसर का जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा हो गया है और ऑलमोस्ट सब अच्छे हो जाते हैं। पर जब आप फर्स्ट टाइम सुनते हो, तो दैट इज़ शॉकिंग। तो उस ट्रॉमा से निकालने के लिए हम लोग, मतलब मैं पेशेंट्स को काउंसल करती हूँ, उनकी फैमिली को काउंसल करती हूँ, ताकि जो दर्द से मैं गुज़री हूँ, वो ना गुज़र पाएँ और उनको हिम्मत मिले कि ठीक है। जैसे अनुपमा ने मुझे हिम्मत दी थी, वैसे मैं उन सबको हिम्मत देके और इस जर्नी में कोशिश करती हूँ कि उनके साथ रहूँ पूरा, ऐसा। फिर मेरी सर्जरी और ये सब हो जाने के बाद मैं संगीनी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी, पेशेंट्स को काउंसल करने लगी। पर उसके पहले एक बात और बताना चाहूँगी, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और मेरे रेडिएशंस के 3 रेडिएशंस बचे थे, उसके जस्ट पहले मेरे हस्बैंड को एंजाइना का पेन हुआ। तो उनको डॉक्टर को हमने दिखाया, तो हम उनको लेकर के भी दिल्ली गए, क्योंकि मेरे जेठ की भी एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो आई थॉट कि हमारे वहाँ फ्रेंड थे वो डॉक्टर, तो इनको हम दिल्ली दिखाते हैं। और वहाँ पर गए जब, तो मेरे हस्बैंड को चारों की चारों उसमें 3-3 इंच के ब्लॉकेजेस थे, मतलब 3-3 सेंटीमीटर्स के, जैसे सुरजनी की फली में होते हैं वैसे। तो उनको बायपास के लिए एडवाइस किया, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बीमारी के स्ट्रेस की वजह से उनको ये हार्ट की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो इतने मतलब दुबले-पतले हेल्दी लाइफ जीने वाले और सब। बट एक जब आपका साथी उस दौर से गुज़र रहा होता है, तो आपका बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। तो शायद मेरे हस्बैंड को उस चीज़ की बहुत ज़्यादा, मतलब वो मेरे से बहुत अटैच्ड हैं, हम दोनों में बहुत प्यार है। तो उस वजह से शायद उनको बहुत तकलीफ हुई, तो मतलब उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई ऐसा। फिर उनका हमने बायपास कराया। तो जब मैं जा रही थी, तो तब मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरी सास और जेठानी मुझे बोले भी कि अरे अभी तुम्हारी खुद ही मतलब बीमारी से उठी हुई हो, तुम कैसे जाओगी इनके साथ में? बट मैंने कहा नहीं, मैं अकेले तो रह नहीं सकती इनके बगैर, तो जाऊँगी मैं इनके साथ ही। और फिर कहते हैं ना, ईश्वर शक्ति देता है, तो मेरे हस्बैंड की जब बायपास हुई, उनके पास हॉस्पिटल में भी मैं रही उनके साथ में, पूरी उनकी देखभाल करी, पोस्ट ऑपरेटिव में भी मैंने उनकी पूरी देखभाल की। तो जैसे मैंने अंदर से हिम्मत रखी इस चीज़ के लिए कि मुझे उठ के खड़ा होना था, मैं हुई। और फिर ये मेरे को समय ही नहीं मिला कि मैं सोच सकूँ कि अरे मैं इतनी बड़ी बीमारी से लड़ी हूँ, तो अब मेरा क्या होगा? मेरे सामने ये थे, तो मुझे एकदम इंस्पिरेशन था कि मुझे इनके लिए सब कुछ करना है। तो मैंने कभी हार नहीं मानी उस चीज़ के लिए, ऐसा। ये मतलब मेरी पहली जर्नी की कहानी है। फिर सेकंड टाइम मेरे को डायग्नोज़ हुआ 2019 में। इन पहले जो 10 साल मेरे निकले, 2011 से जब से मैंने संगीनी स्टार्ट किया था, तब से फिर मैंने उसके बाद मतलब जब मैंने संगीनी जॉइन किया, तो ऐसा हुआ कि लोगों को मेरे पे विश्वास नहीं था। डॉक्टर अनुपमा नेगी तो खुद डॉक्टर थी, उनका बहुत बड़ा सर्कल था, तो सब डॉक्टर्स वगैरह उनको पेशेंट्स रेफर करते थे। बट उनके जाने के बाद जब हमने शुरुआत की, मतलब मैंने शुरुआत की, तो लोगों को विश्वास नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगी। तो फिर मुझे जा के खूब सारे डॉक्टर्स से, सारे मतलब सर्जन्स, रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्को वाले, सबसे जाकर मिलना पड़ा और कहना पड़ा कि मैं करके आपको दिखाऊँगी।
फिर धीरे धीरे उन्होंने पेशेंट्स रेफर करना शुरू किए, फिर उनको भी मेरे पे विश्वास आया। तो आज तक मैं शायद 2-2,500 पेशेंट्स काउंसल कर चुकी हूँ, उनको, उनकी फैमिलीज को, और पूरी जर्नी में उनके साथ रहते हैं। ऐसा मतलब फ्रॉम द डे ऑफ डायग्नोसिस टिल द ट्रीटमेंट एंड्स। ऐसा तो उस पूरे दौरान में अगर हम उनके साथ होते हैं, तो इसलिए हमारे एनजीओ का नाम भी है संगीनी, संग संग संगीनी। तो हम हाथ से हाथ मिलाकर उनके साथ पूरी जर्नी में रहते हैं, ताकि उनको कुछ भी तकलीफें हो तो हम उनको समझा पाते हैं। तो जब कीमोथेरेपी हुई तो आपका हेयर लॉस होता है। पहली बात तो जब जैसे आपकी सर्जरी हुई, आजकल जनरली कंजर्वेटिव सर्जरी करने लगे हैं, छोटा लंप होता है तो लंपेक्टोमी कर देते हैं। बट पहले मेरे टाइम में ऐसा होता था कि ज्यादातर मेस्टेक्टोमी करते थे, और फिर एक औरत को ब्रेस्ट लूज करना अपने आप में बहुत, मतलब बहुत ज्यादा वो फील करती है उस चीज को, या उस चीज का एक अलग ही ट्रॉमा होता है। तो उसको हम समझाते थे फिर जाकर के कि देखिए मेरा भी हो चुका है, और अब मैं एकदम स्वस्थ खड़ी हूँ आपके सामने, तो ईश्वर ने चाहा तो आप भी ठीक हो जाएंगे और आप इससे अच्छे से निकल सकते हैं। तो ये चीजें करके फिर हम पेशेंट को कॉन्फिडेंस देते हैं, तो फिर वो हमारे साथ ओपन अप होते हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। ऐसा फिर जब कीमोथेरेपी होती है तो बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है कि आपको क्या डाइट लेनी है, क्या चीजें करनी है, इस तरीके से। तो वो सब भी हम उस जर्नी में उनके साथ शेयर करते हैं। फिर रेडिएशन के टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, हाथ कपड़े कैसे पहनने हैं, कॉटन के लूज कपड़े, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सब चीजें। और फिर पोस्ट ऑपरेटिव जैसे ज्यादातर जिन भी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होता है, उनके ना लिम्फ नोड्स निकाल दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हाथ में सूजन आती है उसको लिम्फेडिमा कहते हैं। तो उसका मैनेजमेंट क्लिनिक भी हम अपने संगीनी से रन करते हैं। उसमें हम पेशेंट्स को एक्सरसाइज करना, मसाज करना, बैंडेजिंग करना, ये सब चीजें बताते हैं। और मतलब संगीनी पे ही हमारे पास लिम्फा प्रेस मशीन है, जो कि एमपी में सिर्फ हमारे सेंटर पे है। तो हम पेशेंट्स को लिम्फेडिमा मैनेजमेंट देते हैं, और जिन पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है उनको मशीन की सिटिंग्स भी देते हैं, इस तरीके से। फिर 2-3 चीजें हैं, जैसे जब मैंने संगीनी ज्वाइन किया उसके बाद पहली बार मुझे भी डॉक्टर अनुपमा ने स्टेज पे एक छोटा सा रोल करने को दिया। छोटा से नहीं, रेदर मतलब उसमें 25 मिनट्स का कुछ प्ले था, तो आई वाज देयर फॉर 18 मिनट्स ऑन द स्टेज। तो जब स्कूल के टाइम पे कुछ हम एक्टिंग वगैरह करते थे वो सब पीछे छूट जाती, पर कैंसर के बाद जिसको कहते हैं कि नया जीवन मिला, तो मेरे लिए ऐसा ही है कि कैंसर ने मेरा जीवन बदल दिया, और शायद मेरा जीवन बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत कर दिया। तो मैं इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने शायद मेरे जीवन में इसलिए कैंसर दिया कि मैं अपने आप की एक पहचान बना सकूं। तो उसके बाद से अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई है। उसके पहले ऐसा था, आप सुबह उठे जैसे आमतौर पे गृहिणी होती है, खाना बनाया, घर के लोगों के लिए काम किया, सब कुछ अपने लिए, ना कुछ सोच होती है, ना अपने लिए जीवन में टाइम होता है। बट कैंसर के बाद मैंने जीवन की बहुत महत्ता समझी। तो उसके बाद मुझे समझ में आया 2 चीजें। एक तो दुनिया में दूसरों के लिए कुछ करने से हमें हमेशा दुआएं मिलती हैं और हम बहुत खुश होते हैं। मतलब छोटा सा भी आपने किसी के लिए कुछ किया तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है। और उसके बाद जैसे कैंसर के बाद मुझे एक आइडेंटिफिकेशन मिला अपना भी। उसके पहले मेरे जैसे फादर बहुत सीनियर लॉयर हैं यहाँ पे, माय हस्बैंड इज एन रिनाउंड आर्किटेक्ट, तो मैं आई वाज डॉटर ऑफ सो एंड सो, वाइफ ऑफ। बट इस कैंसर के बाद मेरी एक अपनी आइडेंटिटी कि अनुराधा सक्सेना इज कोऑर्डिनेटर ऑफ संगीनी, तो मेरी एक अपनी अलग पहचान है, और उस चीज से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसा तो इस सब चीजों को करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और संगीनी में हम लोग जो हैं एक एनुअल प्रोग्राम करते हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के लिए। तो उसमें हम वैसे संगीनी में हम लोग अपने आप को एड्रेस करते हैं एज विजेता। जैसे जिन्होंने कैंसर को हरा दिया तो वो विजेता अनुराधा सक्सेना या विजेता सो एंड सो जो भी हैं। तो जो सब प्रोग्राम रहता है पूरा, वो हमारे विजेता ही मिलके करते हैं। उसमें डांस हो, ड्रामा हो, एमओसी भी जो होता है प्रोग्राम का, वो सब। तो उस दौरान जब हम ये सब करते हैं, तो जो नए पेशेंट्स जिनकी कीमो होके उस दौर से निकले होते हैं, उनके परिवार के लोग जब उस पेशेंट को स्टेज पे देखते हैं,
तो आप सोच नहीं सकते उनको कितनी खुशी मिलती है। मतलब दे आर लिटरली इन टीयर्स, मतलब क्योंकि उन्होंने उस जर्नी में उस पेशेंट को बहुत पेन में देखा होता है। कीमोथेरेपी के दौरान आपको कितनी तकलीफें हुई रहती हैं, और उसके बाद कैंसर से लड़के जब आप एक नए स्वरूप में आके खड़े होते हैं, तो दे लिटरली फील कि अरे इसका जीवन बदल गया। और इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों में कि मैं आपको बता नहीं, मतलब उसके बाद से अब ऐसा हो गया कि जो लोग स्टेज फियर करते थे, अब अगर कोई मैं प्रोग्राम करने को चाहती हूँ तो वो पहले आगे होके, हाँ दीदी हमको लेना, हमारा नाम लिख लो, हमारा नाम लिख लो। लाइक तो वही पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस देना रहता है, और इस जर्नी में हैप्पीनेस देनी रहती है ऐसा सबको, इस तरीके से। तो ये सब कर रही हूँ और बहुत खुशी होती है। फिर 2019 में मुझे रियकरेंस आया। मैं संगीनी की तरफ से अपनी टीम लेकर के मैराथन में भी पिछले 5 साल से पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इंदौर में जो मैराथन होती है। जस्ट टू गिव द मैसेज टू द सोसाइटी कि इवन आफ्टर कैंसर वी आर एब्सोल्युटली फाइन, और हम उतने ही फिट हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो हमारा जीवन खत्म हो गया, हमारा जीवन और ऊर्जा से भर गया है। हम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, और हम कैंसर को हरा चुके हैं। तो अब हम मैराथन में विजेता बन के दिखाएंगे आपको। तो मैंने अपने ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट किया था। तो उस दिन मुझे क्या हुआ कि जब हम मैराथन में गए थे तो मुझे थोड़ा सा पाँव में चलने में तकलीफ लगी। 1-2 बार मुझे ऐसा लगा मेरा पाँव रुक रहा है टाइप्स ऐसा, और थोड़ी मेरी सांस भी भर रही थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, शायद शू प्रॉपर नहीं बंधा हुआ है या इस तरीके से कुछ है। देन नेक्स्ट डे मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मेरे ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाए। तो मुझे थोड़ा सा, मैं एस्थेमेटिक भी हूँ, तो मेरे को 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि चेस्ट में कंजेशन होता है, तो हॉस्पिटलाइज हो जाती थी मैं, और फिर ठीक होके आ जाती। तो उन्होंने उस दिन टेस्ट कराए, सब ठीक था मेरे रिपोर्ट्स। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपको टेम्परेचर आ रहा है क्या? मैंने बोला नहीं, बट मेरे को अनईजी फील हो रहा था। ठीक है, मेडिसिन ले ली मैंने सुबह की, बट शाम तक मुझे फिर 104.5 टेम्परेचर हो गया, और मेरे को बहुत सीवियर बॉडी एक हो रहा था। बट आई डोंट नो क्या था कि बाहर से मेरी बॉडी ऐसी हो रही थी जैसे सुपर कूल, जैसे डेड बॉडी रखी होती है ना, उतनी ठंडी हो रही थी मेरी बॉडी। आई डोंट नो क्या था वो। फिर डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। तो मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। हॉस्पिटलाइज होने के बाद आईवी के थ्रू मेरे को दवाइयाँ वगैरह देने लगे, और मेरे रोज फिर इन्वेस्टिगेशन होते थे, सीटी स्कैन कराया चेस्ट का, ये वो, बट किसी में भी कुछ ट्रेस नहीं हो रहा था कि मुझे इतना हाई टेम्परेचर रोज कंसिस्टेंटली क्यों आ रहा है। मतलब टाइफाइड भी टेस्ट कराया, सब चीजें कराई। फिर फाइनली जो हमारे डॉक्टर थे वो बोले कि आप एक एमआरआई स्पाइन करा लीजिए। तो मैंने उनको बोला सर मेरे को तो कहीं भी स्पाइन में कुछ तकलीफ नहीं है, रोज इतना वॉक करती हूँ, मस्त चलती हूँ, कहीं बैकएक भी नहीं, मुझे ऐसा फील भी नहीं होता है। तो बोले पर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी वजह से हम आपको एडवाइस करेंगे कि करा लीजिए। तो फिर मेरा एमआरआई स्पाइन हुआ, तो उसमें मेरे स्पाइन में 3 जगह छोटे छोटे से लेजन्स आए। तो फिर उनकी मेरे को बायोप्सी कराई गई जब, तो उसमें मेरे को आया कि मेरे को स्पाइन में कैंसर है विद बोन इन्वॉल्वमेंट। तो वो मतलब जब आपको रियकरेंस आता है तो जनरली यू आर मतलब स्टेज 4 कैंसर पेशेंट, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं उसको। तो वो मुझे डायग्नोज हुआ। फिर वो मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, उस दिन मुझे डायग्नोज हुआ, उस दिन रिपोर्ट आई। ऐसा। फिर उसके बाद मेरा पैलेटिव रेडिएशन हुआ, और तब उस जर्नी के टाइम मेरे को बहुत सफरिंग था जिसको कहते हैं। मेरा पाँव नहीं उठ पाता था, मेरे को बैक में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत दर्द होता था। और उस समय 1-2 बार मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरी हिम्मत टूट गई। और उसके पहले मैं रोज उठ कर के ईश्वर के आगे हाथ जोड़ती थी, तो अपनी सब फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रे करती थी कि सबको अच्छा रखना। मैंने अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं, मैं सोचती थी मैं तो भगवान के भरोसे हूँ, ये मुझे अच्छा ही रखेंगे, मुझे नहीं चाहिए कुछ कि अपने लिए कुछ कहूँ। बट फिर जब मैं बीमार हुई तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ईश्वर से मुझे भी प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मुझे भी ठीक रखें। ऐसा। फिर उस दौरान मेरी बहुत तकलीफ वाली जर्नी रही, पाँव उठता नहीं था, बैक एक होता था। उस समय मैं करीब 1-1.5 महीने टोटली बेड रिडन रही। बट जिसको कहते हैं हिम्मत मैंने नहीं हारी,
और शायद ईश्वर पे इतना विश्वास रखना, और जिन लोगों का शायद मैंने पिछले 10 सालों में कुछ उनके लिए किया था, उन लोगों की दुआएं थी, तो उन सब चीजों से मिलकर के मैं उठ के खड़ी हो गई और अब एकदम परफेक्टली फाइन हूँ। तो मुझे लगा ईश्वर ने मुझे दूसरा मौका दिया है कि अभी तुम्हारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुम इसको और आगे बढ़ाओ इस तरीके से। अब तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो। जी बिल्कुल, आपकी एक्चुअली जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है बिकॉज जो एक कैंसर पेशेंट किसी और कैंसर पेशेंट को समझ सकता है, उसको हेल्प कर सकता है, वो और कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि वो किस चीज से क्या फील कर रहे हैं, अंदर से कोई पेन है तो वो कैसी फील हो रही होगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। सो अनुराधा जी, आपने अपनी कैंसर जर्नी से कोई एक ऐसी चीज अगर सीखी हो जो आपके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन था, तो वो क्या होगा? मैंने यही समझा मेरी जर्नी के बाद कि ईश्वर जो करता है वो बहुत अच्छे के लिए करता है। मैं एक तो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, और अभी जिनको भी काउंसिल भी करती हूँ उनको मैं एक ही मूल मंत्र देती हूँ कि ईश्वर में विश्वास करो, अपने डॉक्टर पे विश्वास रखो और स्वयं पे विश्वास रखो। तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुमको विजेता बनने से रोक सके। तो इसलिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ मस्ट। अभी जब मेरी जेनॉन्को में ही टॉक हुई थी एक बार, तो मुझे मेहुल सर ने और एक और कौन थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, आप इसको उल्टा बोलिए कि सबसे पहले अपने पे विश्वास रखिए, फिर डॉक्टर पे विश्वास रखिए और फिर भगवान पे विश्वास रखिए। पर जो भी है, तो मेरा ये एक मूल मंत्र है कि आप विश्वास रखिए, जरूरी सब अच्छा होगा। और ये है कि ईश्वर ने शायद आपको इस लायक समझा, इसलिए उसने आपको ये बीमारी दी। तो मैं कभी इस तरीके से ये नहीं सोचा कि अरे मुझे ये क्यों बीमारी हुई, मैं ही क्यों। जैसे बहुत सारे लोग इस तरीके का क्वेश्चन मन में रखते हैं, अरे मेरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो पर अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ईश्वर ने मेरे लिए तो ये वरदान जैसा ही दिया। तो इस जर्नी से मतलब कैंसर हुआ तो कोई डर की बात नहीं है, वो दिशा उसने मेरी बदल दी। तो जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो इसलिए अगर आपको कभी कैंसर हो भी रहा है तो उससे डरिए नहीं, उससे लड़िए, और उससे आप बाहर जब निकल के आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और दुनिया में बहुत सारी चीजें, मतलब लाइफ बिकम्स मोर ब्यूटीफुल आफ्टर दैट। जैसे मैं उसके पहले बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस नहीं थी कि कुछ वेट को लेके, वेट तो मेरा अभी भी कम नहीं है, बट आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, प्रॉपर डाइट लेना, ये सब चीजें, ध्यान रखना अपना, अपनी फैमिली के साथ अपना ध्यान रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये सब चीजें मुझे कैंसर ने सिखाई डायग्नोसिस के बाद में। ऐसा। तो कई बार ऐसा होता है कि कैंसर की, आपने भी देखा होगा कि कैंसर की न्यूज सुनने के बाद जो पेशेंट होता है, जो उनकी फैमिली होती है, बहुत डर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो इस न्यूज को बहुत नेगेटिवली ले लेते हैं और रोने लगते हैं, नहीं संभाल पाते। तो आपने इतने लोगों को काउंसिल किया है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि उन्हें अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना चाहिए? हाँ, एक्चुअली ये है कि जब डायग्नोस होता है उसी दिन से, मैंने बताया ना, जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पेशेंट से जुड़ जाऊं और उनकी फैमिली के साथ, क्योंकि दोनों को ही समझाना बहुत जरूरी होता है। तो उनको मैं एक तो पहले ये जाकर के यही चीज बोलती हूँ कि देखिए इस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। अगर मैं आज आपको बताती नहीं कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ या मैं कैंसर से जंग जीत के आ चुकी हूँ, तो क्या आप मुझे देख के जज कर पाते? तो उन्हें लगता है कि नहीं, अरे ये भी ठीक हो सकती है तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ। तो फिर हम उनको, मैं जैसे जाकर उनको समझाती हूँ कि अगर डिजीज डायग्नोस हुई है तो ये एक हमारी छोटी सी मैराथन है। आपको एक मशाल दे दी जाएगी और जाके एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आपको लगानी है। तो इस पर्टिकुलर जर्नी में आपको रास्ते में प्यास भी लगेगी, डिहाइड्रेट भी होंगे, बहुत सारी तकलीफें आएंगी। मतलब आप कोई भी एक मैराथन रन करते हैं तो यू नो कि बीच बीच में ये हर्डल्स आएंगे और फिर आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो सेम कैंसर पेशेंट्स को ही मैं बोलती हूँ कि अगर डायग्नोज हो भी गया है तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी जर्नी है, उसके बाद हमको पीछे पलट के देखना नहीं है, हम पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो मैं उनको ऐसे समझाती हूँ कि देखिए अगर डायबिटीज हो जाती है आदमी को तो वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है, बट ईश्वर ने अगर आपको कैंसर दिया है तो वो एक छोटे से पीरियड के लिए है। पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कैंसर हुआ था तो अब मेरे जीवन का क्या होगा। नहीं, छोटी सी मैराथन है, वो दौड़ो, दौड़ो, उसके बाद विजेता बन जाओ,
और वो मेडल लेके सारी दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाओ, ऐसा। तो उस तरीके से लोगों को काउंसिल करके निगेटिविटी से निकालते हैं, ऐसा। हम लोग इंदौर में एक्चुअली, जैसे हमारा जो ग्रुप है, जिन लोगों को मैंने मतलब काउंसिल किया और उसमें ना, तो मेरे पास अभी एक 20 वॉलंटियर्स की टीम है, जिन लोगों को मैंने काउंसिल किया था। और जैसे मेरे को मन में आया कि मैं सबके लिए सेवा करूं, वैसे पूरी हमारी टीम, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को हेल्प करने के लिए राजी रहते हैं। मतलब हमारा पूरा जो वॉलंटियर्स की टीम है, वो कहीं पे भी किसी को जरूरत होती है तो हम पहुंचते हैं। मतलब इंदौर भर में हमने अलग अलग एरियाज में जितने हॉस्पिटल्स हैं, कोशिश करके हमने उनको कवर कर रखा है कि जो जिसकी भी सर्जरी हुई या जिसको भी डायग्नोसिस हुआ, तो आप डायरेक्टली जाके उनसे मिलो और उनको पॉजिटिविटी दो, तो लोग उस चीज से निकलने में हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, हर एक चीज को देखने के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे वही आपको बोलते हैं ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, तो हम उनको जाकर के वही समझाते हैं कि ईश्वर ने अगर आपको बीमारी दी, तो चलिए आपको इशारा किया कि आपको बीमारी पता चली। फिर दूसरी बात, आप इतने सक्षम हैं कि इलाज करा सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है लोगों को कि बीमारी पता चल जाती है और मतलब एक कि मेरे पास ही एक केस आया था कि जो लेडी थी, उन्होंने अपनी डिजीज को 6 महीने छुपा लिया था, क्योंकि उनके बेटे की 12th की एग्जाम थी और उनके हस्बैंड फर्स्ट टाइम फॉरेन टूर के लिए जा रहे थे। तो उस 6 महीने में उसकी डिजीज जो थी बहुत प्रोग्रेस कर गई थी। तो हमको एक तो निग्लेक्ट नहीं करना है अपने आप को, और फिर दूसरी चीज ये थी कि आप जैसे उस चीज को समझ लेते, टाइम से आप डायग्नोसिस करा लेते, तो आपकी शायद जर्नी आसान होती। तो उस पूरे टाइम पे हम उनके साथ में रह के उनको हेल्प करते हैं, ऐसा। तो बहुत सारी जो मेरे साथ की टीम के लोग हैं, वो भी अब यही सब काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग टीम हो गई इंदौर में, वॉलंटियर्स की, हमारे ग्रुप की, संगीनी की। और हम लोगों में आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि कितनी मैटर्स ऐसे होते हैं जो हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं और आपस में शेयर करते हैं। और जब आप इस जर्नी से जा रहे होते हैं, मतलब इस जर्नी से निकल रहे होते हैं कैंसर की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि उस दौर से गुजरा है, आप उसी से पूछ सकते हैं, उसी से समझ सकते हैं। मतलब घर के लोग आपको बहुत हेल्प करना चाहते हैं, बट दे आर हेल्पलेस, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो आपको इतना तकलीफ में देखते हैं। जैसे कीमोथेरेपी हुई, तो उसके बाद ऐसा होता था, मेरी भी कीमो होती थी, उसके नेक्स्ट डे मेरे को बहुत वॉमिटिंग होती थी, कुछ खाया नहीं जाता था, ऐसा। मेरे घर के लोग आपस में बात करते थे, आज कितने कौर खाए, 2 कौर, आज कितनी चम्मच खाना खाया, ऐसा। तो फिर जैसे कीमोथेरेपी के बाद भी जब बहुत नेगेटिविटी रहती है, तो पेशेंट को भी और उनके फैमिली मेंबर्स को भी हम उनकी डाइट के बारे में, उनकी कैसे केयर करना, ये सब चीजें भी बताते हैं। तो उससे लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है और फिर उनको फेथ हो जाता है कि हाँ, इन्होंने ये चीज बताई थी तो ये ठीक हुआ हमारे साथ, ऐसा करके। 1 मिनट, लाइट चली गई है, मैं पर्दा खोलूं? वैसे ठीक प्रॉब्लम है, नहीं है, प्रॉपर दिख लाइट। रही हो। हाँ। हाँ, ठीक ठीक है। तो तो इस तरीके से, हाँ। जी, सो आपकी लाइफ में आपने इतना कुछ लोगों की हेल्प करी है, उसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक एक्ट ऑफ काइंडनेस जो आप कभी नहीं भूलोगे आपकी लाइफ में। हाँ, अभी मतलब अब वो पेशेंट मेरी रही नहीं। प्रतिभा नाम की एक पेशेंट थी, प्रतिभा शर्मा। वो फोन पे मेरे से काउंसलिंग करती थी, क्योंकि वो इंदौर में नहीं थी, भोपाल में थी। तो वो पहले क्या हुआ था, उसको फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ था व्हेन शी वाज 22। तो उसको मेस्टेक्टोमी कर दी गई थी। और आई डोंट नो उसके पास पैसा कम था या डॉक्टर ने, किसका फॉल्ट आई डोंट नो, बट उसने एक ही कीमोथेरेपी कराई एंड देन शी लेफ्ट द ट्रीटमेंट, लाइक ऐसा। उसका कहना था कि हमको एक ही एडवाइस करी थी, बट आई डोंट थिंक कि एक एडवाइस कोई भी डॉक्टर एक कीमोथेरेपी की साइकिल एडवाइस करता है, ऐसा रेयरली होता है कभी, मतलब मैंने आज तक सुना नहीं। तो आई डोंट नो, वो शायद मेरे से छुपाती थी, फाइनेंशियली भी उतने अच्छे नहीं थे, इस वजह से। तो फिर उसको फोन पे मेरे से बात करती रही काफी टाइम, फिर उसकी डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो एक दिन फिर वो बाबा से इलाज करवा रही थी। फिर एक दिन मैंने उसको कहा कि बेटा, ये बाबा से इलाज करवाने से तुम्हारा ठीक होगा नहीं।
फिर उसी को उस दौरान पता चला था कि कोई बाबा से जो इलाज करा रहे थे, शी पास्ड अवे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। तो देन शी लॉस्ट फेथ इन दैट बाबा। फिर शी गॉट रेडी। मैंने उनको बहुत काउंसिल कर करके कहा कि कीमोथेरेपी ही तुमको बचा सकती है, क्योंकि या सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, मतलब वो फॉर एलोपैथी। तो देन शी गॉट रेडी। फिर उसको मैंने इंदौर बुलवाया, भोपाल से। फिर इंदौर में मैंने एमवाय हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। तो उसकी 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी हमने यहाँ पर कराई, अपने उससे, मतलब अपने सोर्सेज के थ्रू। और उसका तुम सोच नहीं सकती हो, मतलब उसके ब्रेस्ट का ये हाल था कि उसमें से पस ऊज आउट हो रहा था। उसने इतनी केयरलेसनेस करी थी। मतलब उसने जब अपना ब्रेस्ट मुझे दिखाया तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि वो, उसको कॉटन और वो सब लगा के रखना पड़ता था अपने ब्रेस्ट पे से, क्योंकि उसमें से इतना लिक्विड ऊज आउट होता रहता था। बट जब उसको कीमोथेरेपी दी तो डेफिनेटली शी गॉट स्टार्टेड इम्प्रूविंग। और उसके बाद फिर उसको सर्जरी करानी थी, तो उसके पास बहुत पैसा नहीं था। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से, संगिनी की तरफ से फंड्स इकट्ठे किए। और हमारा जो एनुअल प्रोग्राम होता है उसमें हमने उसके हस्बैंड की जो पेंटिंग थी, वो पेंटिंग करते थे, तो उनकी पेंटिंग में हमने डिस्प्ले में वहां लगाई। और कहा कि जो लोग भी इसको हेल्प करना चाहते हैं वो ये पेंटिंग्स बाय करें, तो उसको एक फाइनेंशियली वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से उसके ऑपरेशन के लिए हमने फंड्स इकट्ठे किए। फिर उसका ऑपरेशन उसने बड़ौदा में जा करके गौमुखी सेवाश्रम वाले हॉस्पिटल में करवाया। और उसके बाद फिर उसकी रेडिएशंस के दौरान भी, वो भी हम लोगों ने पूरा मिल के उसको हेल्प किया। और उसको मैंने जैसे अपनी बेटी जैसा मान लिया था ना, मतलब। तो मैं उसको, जब उसको जरूरत होती थी, जैसे कीमो चल रही थी, तो एक दिन मुझसे बोली, आंटी मेरे पास तो नारियल पानी पीने के भी पैसे नहीं है, ऐसा। तो मैं उसको बोली, मैं तेरे लिए 1 महीने भर के पूरे, मतलब 6 महीने के लिए डाल देती हूँ पैसे नारियल पानी पीने के, पर तुम पीती रहना, क्योंकि वो बगैर पिए तुम ठीक नहीं होगी, ऐसा करके। तो मतलब बात ऐसा नहीं है कि पैसे की, पर जो मेरी उससे बॉन्डिंग हो गई थी ना, वो मतलब हर समय वो मुझे माँ करके ही बुलाती थी। और मैं भी उसको बेटी जैसे ही मान के पूरी उसकी जर्नी में साथ थी। और फिर सेकंड टाइम उसको फिर ऑपरेशन हुआ, रेडिएशन हुआ। फिर उसके बाद वो 1 साल तक ही ठीक रह पाई। और फिर उसको रीअकरेंस आ गया लिवर में, लंग्स में। तो फिर सेकंड टाइम के लिए फिर मैंने, तब जब उसको आया, तब मैंने उस टाइम पे उसकी जो भी कीमोथेरेपी ड्रग्स थी, अपने आप से ही भोपाल में उसके लिए कोरियर करा देती थी दवाइयाँ वगैरह उसको, ताकि वो ट्रीटमेंट ले सके। उसकी डाइट के लिए भी जो मेरे से हेल्प हो सकती थी वो सब किया। और इवन एंड में भी मैं जिसको बोलती हूँ कि उसको आखिर में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी अभी, 1 डेढ़ महीने पहले ही वो पास अवे हुए। तो वो मॉर्फिन लेती थी, तब भी उसका दर्द कम नहीं होता था। 6 घंटे में, 7 घंटे में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती थी, ऐसा। तो ये आपके जो ज़ेन ऑन्को ग्रुप है, उसके थ्रू ही मैंने डिम्पल से हेल्प माँगी। तो डिम्पल ने भी हमको हेल्प किया उसके लिए सीबीडी ऑयल अरेंज करने में, और वो पहुँचाया था। बट फाइनली शी पास्ड अवे। और जिस दिन उसकी डेथ हुई है, उसके 1 दिन पहले भी मेरे से बात करी उसने, ऑडियो मैसेज भेजा कि आंटी अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ईश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे मुक्ति दे। और जिस दिन उसकी रात में 3:30 बजे डेथ हुई है, रात के 12 बजे तक भी मैं उसके हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में थी, बात कर रही थी, ऐसा। तो मुझे लगा कि जितना भी साल उसके साथ में काट पाई, या जितना उसको ठीक करा पाई, वो शायद ईश्वर की कृपा थी कि हमको ऐसी दिशा दी उसने कि मैं उसको भोपाल से इंदौर बुला के और ट्रीटमेंट करा पाई उसका, इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत सारे किस्से हैं बेटा मेरे पास। एक बच्ची थी जिसको की एंगेजमेंट हो गई थी, और उसकी शादी के पहले उसको डायग्नोज हो गया। और उसकी भी बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी। बट उसकी भी जब आखिरी ब्रेथ थी, तब भी मैं उसके साथ थी, और उसका फियांस भी उसके साथ था व्हेन शी वाज ब्रीथिंग लास्ट। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, मतलब ऐसे, मतलब बहुत ऐसी कहानियां हैं जिनको मैं याद करूं तो शायद मैं खुद हिल जाती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा और शेयर नहीं करना चाहती, ऐसा। मैं सोचती हूँ पॉजिटिव रहना, हैप्पीनेस फैलाना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट नेगेटिविटी एंड ऑल, ऐसा। और जैसा मेरा कैंसर हुआ, उसके बाद मैंने भी बहुत सारी चीजें जीवन में करनी शुरू कर दी।
तो जो चीजें मैं आज तक कभी नहीं करती थी, मतलब मुझे ऐसा समझ पड़ गया कि अब भगवान ने जो जीवन दिया है उसका पूरा सदुपयोग किया जाए। तो मैंने जब बीमार थी उसी दौरान मैंने अपना आर्ट वर्क में हमेशा से बहुत मतलब स्केचिंग और वो सब करती थी। तो मैंने उस दौरान अपना मांडना बनाना शुरू किया। तो मतलब ऐसा हुआ कि मैं इतना अच्छा बनाती थी कि डॉक्टर अनुपमा नेगी ने यहाँ पे इंदौर में एक वीडियो कॉन करके कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स आए थे। तो उनके लिए एज मेमेंटोज फोटो फ्रेम्स बना करके मैंने दिए थे। वो उन्होंने मुझे प्रमोट किया था डॉक्टर अनुपमा नेगी ने कि मेरे जितने भी डॉक्टर्स आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ तुम्हारे हाथ की बनी हुई चीज मैं उनको दूं। तो मैंने 150 फ्रेम्स बना करके और उनको दिए थे। और उसके बाद से मैंने अपना खूब आर्ट वर्क जैसे डेवलप किया, मतलब मैंने सोचा कि अब मुझे अपने लिए भी समय निकालना है। तो मैं आज की तारीख में मेरा मन करता है डांस करना है तो मैं डांस करती हूँ, स्विमिंग करनी है स्विमिंग करती हूँ। तो मतलब अब कुछ चीज मैं ऐसी नहीं चाहती कि मेरी जो इच्छा अधूरी रह गई वो मैं उसे पूरा ना करूँ। मैं हिम्मत जुटा के उस चीज को करने की पूरी कोशिश करती हूँ और सबको यही बोलती हूँ, इस जंग से जीतने के बाद तुम्हें अब अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। तो जो मन में आता है करो, और जो आज हमारे पास है हमको उसमें ही जीना है। मतलब हम कहते हैं कि कीवर्ड ऐसा है कि मरने से पहले जीना सीख लो। मरना तो एक दिन सबको है, सबको जो दुनिया में आया है उसको जाना है। यू नेवर नो कि वो कब जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या दुख मनाना, पर जो हमको जीवन मिल रहा है उस जीवन को हम बहुत अच्छे से जिए। तो इसलिए मैं रोज उठ के ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आज का दिन दिया। ईश्वर मेरा ये दिन बहुत अच्छे निकले, बहुत अच्छे से काम करूं, बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी करूं, लोगों के लिए खुशियां फैलाऊं, और यही करती हूँ। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से कि जो चीजें आपको पसंद है करना, जो आपको हैप्पीनेस देती है, वो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी बात से भी मन में एक और सवाल आता है कि आप अपने बारे में कौन सी चीजें, मतलब व्हाट डू यू लव अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट डू यू एंजॉय अबाउट योरसेल्फ? आ, मेरे बारे में मैं ये लव करती हूँ कि मैं शायद बहुत बिंदास टाइप हो गई हूँ लाइफ में ना। मतलब अटूट विश्वास करती हूँ ईश्वर पे, और अपने आप को मैंने उनको सौंप रखा है। तो मैं सबको ही, जिनको भी ये डिजीज डायग्नोज होती है, उन सबको यही एडवाइस करती हूँ कि चिंता मत पालो इस बीमारी की। आप अपने आप को भगवान को सौंप दो, वो है वो ही रक्षा करेगा। वो जिस हाल में रखना चाहेगा वो, उससे मांगो मत कि भगवान मुझे ये मत दे या वो मत दे। मतलब मैं अपना ही बताती हूँ, जब मुझे सेकेंड टाइम डायग्नोज हुआ था तो ट्रीटमेंट के बाद मैं बॉम्बे गई थी टाटा मेमोरियल में फॉलो अप के लिए। तो उसके पहले मुझे पेट स्कैन कराना था। तो मेरे को न्यूक्लियर में पेट स्कैन कराना था। तो उसकी दो ब्रांचेज है, एक नवी मुंबई में और एक सिद्धि विनायक के सामने। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप सिद्धि विनायक के सामने जो सेंटर है वहां पे आप अपॉइंटमेंट लीजिए। तो जिसको कहते हैं ना वाकई हम जब ईश्वर में विश्वास रखते हैं। मैं वहां पे गई, पेट स्कैन कराया, फिर सामने में मंदिर में गई। तो मेरा बेटा मुझे व्हील चेयर पे लेकर के गया। तो सिद्धि विनायक मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, और व्हील चेयर पे ले जाके उसने मुझे ऐसे ईश्वर की मूर्ति के सामने मतलब करा दिया। तो 8 या 10 फुट की दूरी होगी। और उस दिन भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि उस वक्त मंदिर में कोई नहीं था। आई डोंट नो, कोई वीआईपी दर्शन करके गए थे। तो पूरा मंदिर जो अंदर गर्भगृह होता है वो पूरा खाली था। तो जैसे अभी मैं और तुम बात कर रहे हैं वैसे ईश्वर मेरे सामने थे। मैंने सिर्फ उनको हाथ जोड़ा और उनको मैंने कहा, ईश्वर मैं आपकी गोद में हूँ, आप जैसा रखना चाहें वैसा रखें। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही कि मेरी पेट स्कैन की रिपोर्ट में आए ये आए नहीं आए, कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपकी गोद में हूँ, आप जैसा मुझे रखना चाहते हैं वैसा रखें। और आप मानोगे यकीन, अगले दिन मेरी जब रिपोर्ट आई है तो मेरे को आया कि मेरा बस उसी जगह सस्टेन था, मतलब लंग लीवर या कोई वाइटल ऑर्गन्स में मेरा और नहीं गया था। आई वाज सो हैप्पी कि चलो इतने पे ही भगवान ने वो करी। फिर अगले दिन हम वापस दर्शन के लिए गए हैं। तो उस टाइम मंदिर पहुंची हूँ तो स्क्रीन पे आरती चल रही थी, पूरी मैंने आरती देखी। फिर मैं वापस व्हील चेयर से अंदर, मेरे हस्बैंड लेके गए। उस दिन सैटरडे था तो बहुत बहुत ज्यादा भीड़ थी सिद्धि विनायक में। फिर अंदर वो मुझे लेके गए, मैं फिर उसी पोजीशन पे जाके बैठी, पर तब उस दिन बहुत भीड़ थी। इतने में एक आदमी आया, मेरे से बोला आप इतना सा चल लोगे? तो मैंने बोला हाँ चल लूंगी। तो वो मुझे उठा के लेकर के गए वहां तक में,
और फिर आप देखिए मैंने जाके भगवान के चरणों में नतमस्तक करके दर्शन किए। तो मेरी बहू पीछे भीड़ में से मुझे देख रही थी, तो बोली मम्मा मैं तो सोच रही अरे वाह आज भगवान ने कितनी कृपा करी आप पे कि आप अंदर जाके भी दर्शन करके आ पाए। तो तब से मैंने ये सोच लिया है कि भगवान के भरोसे सब छोड़ दो और मतलब अपने कर्म अपन अच्छे करो, ऐसा नहीं है। तो और उसके बाद से मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो आप जो बोल रहे हो ना की टू सक्सेस या क्या सोचा है करके, तो दो ही चीज है मेरे जीवन में कि मैंने एक तो ईश्वर को अपने आप को सौंप रखा है और दूसरा मुझे उस पर अटूट विश्वास है कि वो मुझे अच्छा रखेगा। और इसीलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ, सबको यही मैसेज देती हूँ, खुश रहो, चिंता करने से नहीं, अपने कर्म अच्छे करो, अपना इलाज अच्छा कराओ और सब ईश्वर करेगा अच्छा। तो ये चीज मेरे जीवन में बहुत है। तो तुम मुझे देख के भी जज कर सकती हो, मैं खूब बिंदास रहती हूँ, जिसको कहते हैं ना खुश रहना सीख लिया है, खुश रखना सीख लिया है लोगों को। ऐसा बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जिन पे मैं पहले बहुत ग्रज करती थी, उनको अब मैंने लेट गो करना सीख लिया। उन चीजों के मैं ध्यान नहीं देती हूँ। अब मैं सोचती हूँ अरे किसी बात के लिए क्या खून जलाना है, नहीं, मुझे तो खुश रहना सीखना है, चलो इसको दूसरी तरीके से सोचते हैं। और उस तरीके से मैं सोच के उसमें से बाहर निकल आती हूँ। ऐसा। बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि कुछ चीजों को ध्यान ना देके उस चीज से अपने आप को हाँ निराश ना करके हम खुद को खुश रख सकते हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें मतलब अब हमको क्या है कि जीवन का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया है कि आपके साथ लाइफ में क्या हो गया है। मतलब जब आपकी आंख बंद होने को होती है तो ये कितना बड़ा घर हो, कितना पैसा हो, कितनी कुछ चीजें हो, कुछ काम नहीं आती। आपके जो मतलब अच्छे कर्म करे हुए हैं या सद्गुण हैं, वो ही चीज हैं जो आपके काम आती हैं और वही आपको शायद अच्छे से पास ऑन होने में हेल्प करेंगी। तो अब अच्छे कर्म करना, और रोज मैंने अब नियम बना रखा है 5 लोगों को रोज पॉजिटिविटी स्प्रेड करके उनके मुंह पे मुस्कान लानी है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि कितने सारे पेशेंट्स आते हैं, फिर उनके घर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, फिर मेरे से पूछेंगे मैडम आपकी फीस क्या है, तो मैं बोलती हूँ उनको आपकी मुस्कान मेरी फीस है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप मुस्कुराते हुए गए मेरे पास, आप रोते हुए आए थे और आप मेरे पास से मुस्कुराते हुए गए, यही मेरा अचीवमेंट है। ऐसा। बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, सो ब्रेस्ट कैंसर में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि जितनी जल्दी पता चलेगा उतना सक्सेसफुल आपका ट्रीटमेंट होगा। तो कुछ ऐसे टिप्स जो आपके पास हो कि कौन से हाँ, ऐसे साइंस हैं जो इग्नोर नहीं करने चाहिए। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि संगीनी की तरफ से हम लोग, क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं, तो हम एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का प्रोग्राम करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय होती है, वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देती हैं। तो हम वो 15-20 लोगों का ग्रुप हो या 500 लोगों का, उसमें जा करके सबको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाते हैं और बताते हैं कैसे आपको करना है और आपको इसको कौन से डेज में करना है, जैसे पीरियड्स खत्म होने के 8वें दिन बाद आपको करना है, इस तरीके से। और फिर लोगों को हम ये बोलते हैं कि जैसे हमने आपको समझाया, तो हम कोशिश करते हैं कि आप 2 लोगों को और बताएं, तो मैक्सिमम लोगों को ये पता चले, ताकि अर्ली डिटेक्शन में ये हेल्प कर सके। और दूसरी बात ये भी बताते हैं कि जैसे आपको फैमिली में आपके यहाँ बर्थडेज आते हैं, एनिवर्सरीज आती है, तो हम लोग सोचते हैं बहुत क्या गिफ्ट करें। तो अवेयरनेस के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि आप अपनी दादी को, नानी को या अपनी माँ को एक मैमोग्राफी की जांच जो है वो आप गिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने वो कर दी तो वो डेफिनेटली जाके कराएंगे। नहीं तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में या हम लोगों की आदत होती है, मतलब जैसे मैंने खुद ही निग्लेक्ट किया था, तो मुझे आज उस चीज का रिग्रेट होता है कि अरे यार मैंने जांच करा ली होती। पर क्या होता है, कोई ने आपको दे दिया तो आपको कंपलसरी है कि ठीक है बर्थडे वाले दिन जाके करानी है तो करानी है। तो उस तरीके की चीजें हैं। तो विमेन को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए वंस अ मंथ। और जिन लोगों को कैंसर हो भी चुका है उनको भी रोज रोज टच करके नहीं देखना चाहिए, ऐसा हम सबको बताते हैं। तो एडवाइस करते हैं कि 40 इयर्स के बाद वंस ईयर आप एक मेमोग्राफी की बेसलाइन रखें। और उसके बाद अगर आपके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है तो यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस। तो उसमें आपको अपने वेट का भी ध्यान रखना चाहिए, और मेमोग्राफी तो डेफिनेटली करानी चाहिए। और कुछ भी आपको ब्रेस्ट में चेंज दिखता है, कोई भी विमेन को, जैसे आप नहाते समय अपने आप को चेक कर सकते हैं और आप फील करेंगे तो आपको डेफिनेटली चेंज पता चलता है। तो महीने में एक बार जब आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो यू कम टू नो कि लास्ट मंथ ऐसा था, अभी थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, तो मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए।
तो ये सब चीजें ना अर्ली डिटेक्शन में बहुत हेल्प करती है। जरा सा बॉडी में चेंज, आपको शेप में चेंज दिखा, या दोनों ब्रेस्ट की डायरेक्शंस में चेंज दिखा, या कोई एक ब्रेस्ट ऊपर और एक ब्रेस्ट नीचे हो रहा है वो चेंज दिखा, या कुछ भी मतलब स्लाइटेस्ट चेंज में हेल्प यू इन अर्ली डायग्नोसिस। और जरूरी नहीं है कि वो मेलिग्नेंसी ही निकले आपकी, बट यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। तो हमको ऐसा ना हो कि हमने कुछ भी चीज नेग्लेक्ट करी और फिर उसकी वजह से हमारी डिजीज बढ़ गई, जैसे मैंने खुद ये बेवकूफ़ी करी थी। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और लोग इस करें, इसलिए मैं सबको एडवाइस करती हूँ। और हम लोग इस तरीके के संगीनी की तरफ से, मतलब मेरे तो कम करे हैं, पर डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर सीमा विजय वर्गीय ने अभी तक 125 अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर चुके हैं हम संगीनी की तरफ से, ऐसा। तो यही मैसेज देते हैं सबको कि भाई आपका सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें और अपने आप को सेफ रखें, इस तरीके से। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है सेल्फ बहुत अवेयर रहना। इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत जी। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से फिर पोस्ट इसमें, जैसे अब डिजीज के बाद में आपको अपने एक्सरसाइज के लिए, वेट के लिए योगा, मेडिटेशन, बहुत सारे लोग योगा, मेडिटेशन, इन सब चीजों के लिए भी जाते हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा योग करती हूँ, ज्यादा नहीं, अभी शुरू किया है, बट एक्सरसाइज वगैरह मतलब वॉक करना और ये सब मैं करती हूँ। और मेडिटेशन वाला पार्ट मेरे से ज्यादा नहीं होता है, तो आई थिंक मैं जो आर्ट वर्क करती हूँ वो मेरे लिए मेडिटेशन टाइप है। मतलब मैं जो भी क्रिएटिविटी करती हूँ तो आई गेट एनग्रॉस्ड इन दैट, तो वो मेरे लिए एक मेडिटेशन टाइप है। जो और भी लोग आपको पीस मेडिटेशन, ऑफ माइंड दे। यस, और आफ्टर क्रिएटिंग दैट आई फील सो हैप्पी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अरे वाह जी, ये मेरी क्रिएटिविटी है, ऐसा। तो और जीवन में नई चीजें सीखते रहो, मतलब हर वक्त मेरे साथ ऐसा रहता है कि कुछ भी चीज है नई करना है। तो जैसे अभी लॉकडाउन लगा, तो मैंने आज तक लाइफ में कभी पेंटिंग्स नहीं करी थी, बट लॉकडाउन लगा तब मेरा मन हुआ कि मुझे पेंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने पहले वाटर कलर से स्टार्ट किया, फिर एक्रेलिक कलर से पेंटिंग करी। अब अभी तक तुम सोचो मैं करीब 70-80 पेंटिंग्स बना चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट कर चुकी हूँ, डॉक्टर्स को गिफ्ट कर चुकी हूँ, हॉस्पिटल्स में लगा चुकी हूँ इस तरीके से। तो वही मुझे वो चीज खुशी देती है, तो मैं वो करती हूँ। तो इसलिए मैं जो भी इस जर्नी में निकल रहे होते हैं कैंसर में, तो लोगों को क्या होता है, अपने आप के साथ एंगेज रहना नहीं आता है कि आपको कैसे टाइम पास करना हो। और क्या होता है, उस वजह से वो अपने शरीर में घुसे रहते हैं कि अरे यार आज यहाँ दर्द हो रहा है, मतलब पोस्ट बीमारी सेशन में जिसको बोलते हैं ना, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ तकलीफ हो रही है। तो उनको फिर मैं यही समझाती हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें, अपने आप को बिजी रखें। आपको जो भी हॉबी है, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, जैसे अब मेरी उम्र में जब हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती, तो आपको पूरे शौक करने के लिए समय मिलता है। तो जो भी आपकी हॉबीज थी आप उनको डेवलप करिए, या आप उनको वापस से, नहीं भी है नया कुछ करना चाहते हैं तो नया भी करिए। तो आप आर्ट कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। तो संगीनी में इस तरीके से जो लोग थे, मैंने कितने लोगों को जिन्होंने 28 साल पहले डांस किया था, एक भरतनाट्यम की टीचर थी, उन्होंने 28 साल पहले प्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद संगीनी का जब एनुअल प्रोग्राम हुआ, तो वो एकदम प्रॉपर अटायर में 28 साल बाद स्टेज पे आके उन्होंने वो प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि उनकी फैमिली पोस्ट मैरिड, मतलब उस सेशन में वो नहीं चाहती थी कि वो इससे स्टेज पे डांस करें करके, बट पूरे ग्रुप के साथ उन्होंने फिर आकर के भरतनाट्यम में किया। बहुत सारे लोग, मतलब कोई कथक वाली थी, उन्होंने भी। तो फिर उन लोगों को लगता है अरे ये करके कितना अच्छा सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कि जो चीज आप करना चाहते थे फिर वो आप कर पाते हैं, ऐसा। तो अनुराधा जी, आपने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि आप कैसे हेल्प भी हाँ, करते हो, और बहुत अच्छे टिप्स दिए। सो लास्ट में बस एक चीज जानना चाहूंगी कि आप एक खुद भी एक कैंसर सर्वाइवर हैं, तो आप बाकी कैंसर पेशेंट्स को एक क्या पार्टिंग मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक मैसेज तो वही है कि मरने से पहले जीना सीख ले, है ना। तो जो करना है, जो जीना है, हमें आज के लिए करना है। तो आज जब उठे हो तो आज के जीवन का भरपूर आनंद लो, क्योंकि कल कभी नहीं होता, कल कभी आता ही नहीं है। जो जीवन है आज है, तो उसका भरपूर उपयोग करो। जितनी खुशी से रहना चाहते हो, मतलब कुछ डिप्रेशन मत अपने आसपास आने दो। जो टाइम मिला है उसको फुल यूटिलाइज करो, खुश रहो, अपने फैमिली के लिए जितना सब कुछ कर सकते हो करो, और फिर अपने लिए भी जितना कर सकते हो वो करो। मतलब
अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का, सब चीजों का। अपने पे भी ध्यान दो और अपनी फैमिली पे भी ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात है खुश रहो जीवन में। अगर आप खुश हैं तो आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी ऐसा। तो मरने से पहले जीना सीख ले, दैट्स द की ऐसा। बिल्कुल, दैट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस मैसेज। सो थैंक यू जैसे अनुराधा जी। हाँ जी। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे हम बोलते हैं ना खुशी बांटने से बढ़ती है, तो ऐसे ही हमने संगीनी की तरफ से एक बार हमारे जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उन सब मतलब विजेता जो हैं उनके लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था। उसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बस उनके लिए ऑर्गेनाइज किया था। तो एक और फाउंडेशन है, अंश फाउंडेशन, दे लॉस्ट देयर सन इन एट द एज ऑफ 21 ईयर्स ना। तो उन्होंने स्प्रेड हैप्पीनेस करके, तो उन्होंने संगीनी के साथ कोऑर्डिनेट करके और ये प्रोग्राम किया था। तो हमारे यहाँ से करीब 14 या 21, आई डोंट रिमेम्बर, विजेता जो थी उन्होंने फैशन शो किया था। तो ये भी हमें अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि आप रैंप पे वॉक करो। मतलब कोई हम लोग सोच नहीं पाते बड़ी चीज, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी ट्रेनिंग ली थी कि कैसे स्टेप्स रखना है, कैसे आपको वॉक करना है, देन कैसे जाके स्माइल करना है। तो कुछ चीजें बहुत सीखने में आती हैं। और जो हमारी शो स्टॉपर थी, उसकी लास्ट वीक की कीमो खत्म हुई थी एंड शी वाज टोटली बाल्ड, बिल्कुल बगैर हेयर की थी, और शी केम इन द सेम वे। तो दैट गेव द मैसेज टू द सोसाइटी कि हम इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने के बाद भी अपने आप को खूबसूरत महसूस करते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस है ये कि हम इस रूप में भी लोगों के सामने आ करके और वो कर सकते हैं। तो उस दिन इंदौर में मिस्टर एंड मिसेस इंदौर का भी कॉन्टेस्ट था, बट अगले दिन न्यूज़पेपर्स में पूरे में सिर्फ कैंसर सर्वाइवर मतलब संगिनी के जो विजेता थे उनकी न्यूज थी, आप समझिए। जस्ट टू गिव द मैसेज, मतलब इतनी स्प्रेड हुई थी हैप्पीनेस कि आप सोच नहीं सकते। तो हमारा वो मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था। तो जो लोग सोच नहीं सकते थे कि स्टेज पे जाके कभी कुछ कर सकते हैं, उन्होंने रैंप वॉक किया, तो दैट वाज क्रेडिटेबल लाइक ऐसा। ऐसे इस तरीके से एक और इंदौर में प्रोग्राम हुआ था ब्रेस्ट कॉन का। तो ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स आए थे उसमें। तो उसमें भी संगीनी की तरफ से हम लोगों को प्रेजेंटेशन देना था। तो हाफ एन आवर का हमने एक नृत्य नाटिका करी थी। उसमें हमारे 25 पार्टिसिपेंट्स थे, 25 विजेता थे। एक महीने प्रैक्टिस करी थी, और उसमें पूरा वहां पे इतना बड़ा हॉल है, उसमें 1000 मतलब पीपल थे, उसके सामने सबने प्रेजेंटेशन दिया। तो सबकी फैमिली इतना प्राउड फील कर रही थी कि आज हमारे जो लोग इतनी तकलीफ में थे, आज देखिए वो कहाँ खड़े। मतलब उतनी ज्यादा उनको खुशी मिली थी। तो वही है कि आप खुश रहें, नई नई चीजें करें और लोगों को खुशी बांटते रहें। दैट्स ऑल। छोटी छोटी चीजें जो हैप्पीनेस देती है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें ही हैं। और अब मतलब जी। आपको मैं बताऊं, जैसे हमारी जो ग्रुप की बॉन्डिंग है, उसमें बहुत सारी मेरी बेटियां हो गई हैं, बराबर मुझे मदर्स डे पे विश करेंगी, गिफ्ट भेजेंगी, सब करेंगी। बहुत सारी मेरी बहनें हो गई हैं, फ्रेंड्स हैं। तो हम लोग घर की छोटी सी छोटी बात भी है वो हमसे शेयर कर लेते। मतलब कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो वो अपनी फैमिली में शेयर नहीं कर पाते, बट वो मेरे से शेयर कर लेते हैं, हाँ ऐसे ऐसा करके। तो ये हमारी बॉन्डिंग है। तो जिसको मैंने अब हमारे ग्रुप का नाम ही ऐसा रख रखा है कि ये मेरा परिवार है, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली है, या आप उसको कह दो, मैं कहती हूँ मेरा कुनबा है। ये इन लोगों की वजह से मैं आज जो कुछ हूँ। तो रिश्ते भगवान बना के भेजता है, मतलब खून के रिश्ते जो होते हैं। पर ये जो रिश्ते हमारे बने हैं, इनमें हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि आपको उस चीज के लिए मतलब कभी सोचना नहीं पड़ता। रात में 2 बजे भी किसी को जरूरत है, उठाएंगे फोन और बात करेंगे हम आपस में। तो एक दूसरे का दुख दर्द बांट लेते हैं, और एक दूसरे से फिर उस चीज से आप जब अपना दुख दर्द बांट लेते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। कितने लोगों के लिए ऐसा है कि जिनकी मैं कहानी सुन लेती हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती उनके लिए, बट मैं उनको बोलती हूँ बेटा मेरे से बोल के शेयर कर लो, आप रो लो, हल्के हो लो, और बस फिर अपने काम में वापस जुट जाओ। तो उतनी ही चीज से आप किसी के कंधे पे हाथ रख दें जब वो तकलीफ में है, तो उसको लगता है मेरे साथ कोई है। ये फीलिंग बहुत बहुत अच्छी, मतलब फीलिंग देती है, यही चीज है। तो मैं यही सोचती हूँ कि यही करना, कर्म अभी यही बचे थे, इसलिए ईश्वर ने दोबारा भी कहा कि अभी थोड़े समय और रहो धरती पर। ऐसा। नहीं, कम्युनिटी
का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उससे जुड़े हाँ, हो तो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प देता है इस जर्नी में। और जैसे अभी जैन ऑनको से भी मैं जुड़ करके मैं यही देख रही हूँ कि आपके ग्रुप से जुड़ने के बाद से बहुत सारे लोगों से मतलब जुड़ना हुआ है, दिल्ली से, बम्बई से। वैसे पहले भी कॉन्टेक्ट्स होते थे, इवन यूएसए तक के भी पेशेंट्स आते थे। बट अभी जब से आपके ग्रुप से जुड़ी हूँ, डिम्पल से, इन लोगों से, तो बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल रही है मुझे, और बहुत सारे कम्युनिटीज के लोगों से मिलना हो रहा है, मतलब इस कैंसर वाले सर्वाइवर्स ग्रुप के ही लोगों से। तो बहुत सारे लोगों से जुड़ के और आपको बहुत सारी नॉलेज भी वो हो रही है, और आप बहुत सारे दूसरे लोगों का दुख बांट भी पा रहे हैं। मतलब लोग अपने आप से फिर अप्रोच करते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, हमको आपसे ये पूछना है, ये चीजें करनी है। तो जो हम हेल्प कर सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको वो हेल्प करूँ। और किसी को भी कह देती हूँ कि मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, जब जरूरत है तब मैं हूँ, तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। सो थैंक यू अनुराधा जी, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, और मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें बहुत लोगों को हेल्प करेंगी जो भी इसको सुनेंगे। सो थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग। एक और बात मैं बोलना भूल गई थी कि जब कैंसर होता है पेशेंट्स को, तो बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। मतलब बहुत सारे लोग अपनी बीमारी छुपाते हैं। ठीक, पर मैं कहती हूँ लोगों से कि आपको अपनी बीमारी छुपानी नहीं चाहिए, बल्कि आपको लोगों को बताना चाहिए। और फिर देखना चाहिए कि लोगों को आप इंस्पिरेशन देते हो कि देखिए इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है, तब भी इतनी हिम्मत है इसमें, इस तरीके से। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी बीमारी छुपा लेते हैं भाई, किसी किसी के फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहते हैं। बट मैं जैसे लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि आप आइसोलेट मत करो अपने आप को। आप जितना कम्युनिटी में रहेंगे, जितना सोशलाइज करेंगे, आप उतने कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतने मतलब अपने आप को बेटर फील कर पाएंगे। नहीं तो आप एक वो निगेटिविटी के जोन में अगर रहेंगे कि पूरे टाइम बीमार हैं और तकलीफ है, ये है, तो आप उसको ब्रेक करके बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि मतलब सोशलाइज करें। तो इसीलिए जो हमारा ग्रुप होता है ना, वो इसीलिए हेल्प कर देता है कि बहुत टाइम जब आप बीमार होते हैं, कितनी बार आपको ऐसा लगता है अरे इनसे नहीं बात करनी है, उनसे नहीं बात करनी है, अभी पता नहीं क्या निगेटिविटी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ ये है कि जब आप निगेटिव हो रहे हैं तो ग्रुप पूरा आपके साथ खड़ा है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी निगेटिविटी आ रही है, तो वी आर द स्ट्रेंथ ऑफ ईच अदर। तो हम एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये जरूरी है कि आप अपने आप को उस दौरान में आइसोलेट ना करें। मतलब आपको जिससे कंफर्टेबल लगता है उससे बात करें। हमारा ग्रुप हमेशा आपके पास है, या मैं ऑलवेज हूँ, किसी को भी जरूरत है तो मैं हेल्प करने के लिए राजी हूँ। बट आपको ऐसा करना चाहिए कि अपने परिवार के साथ ही खाना खाएं। कोशिश करें कि आपकी कीमोथेरेपी चल रही है तब भी अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाएं, उनके साथ सोशलाइज करें। ऐसा नहीं कि अपने आप को एक कमरे में ही बंद कर लिया आपने, तो वो ना करें प्लीज। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, जरूरी है कैंसर पेशेंट्स के लिए, कि अपने आप को अकेला नहीं करना है और ना अकेला महसूस करना है। तो इसलिए जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, सोशलाइज करना लगता है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ग्रुप के अलावा किसी के साथ, वो जरूर करें। इससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है डिजीज से फाइट करने की। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज ऑल्सो। एंड आपने बहुत सारी पॉजिटिविटी स्प्रेड करी है, सो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम है कि आप इतने सारे लोगों को हेल्प करते हैं और उनकी ज़रूरत पड़ने पे आप होते हो उनके साथ। सो थैंक यू। Thank you. Always there. Anybody needs me can call me anytime whenever required.